हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए संजय कुमार गोयल फ्रॉम एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रायपुर। और आज हम डिस्कशन इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं सीए इंटर टैक्सेशन का आरटीपी नवंबर 20 एग्जामिनेशन के लिए। और इसके क्वेश्चन डिस्कशन करने के लिए मैं एक माइंड में एक अपना एक विज़न भी बना के चलाऊँ, ताकि आपको ये बता सकूँ कि बेसिकली हमारे एग्ज़ाम का लेवल क्या है। और इसमें जो स्टूडेंट जनरली क्वेरी पूछते हैं कि सर जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है वो कैसे आते हैं, तो वो भी इसमें दिया हुआ है। तो मैं आज के इस वीडियो के हिस्से में आपको केस स्टडी का जो इसमें पहला क्वेश्चन दिया उसको डिस्कशन करूंगा और आपको बताऊंगा कि स्टडी मटेरियल से जब हम थॉरो स्टडी करते हैं तो कितना फ़ायदा मिलता है हमको। इससे आपको मैं ये जज कराऊंगा स्टडी मटेरियल में कौन से हिस्से में कौन सा एरिया दिया हुआ है, वो मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं। तो मेरी आपसे रिकमेंडेशन है कि आप पहले, मैं जो आज क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, मैं आपको केस स्टडी का नवंबर 20 आरटीपी का पहला क्वेश्चन डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। तो आप उसको एक बार इस वीडियो देखने से पहले खुद से एक बार, अगर आपने टैक्सेशन देख लिया है तो बनाइए। आप उसमें कितने भी मिस्टेक होने दीजिए, आप उसमें 10-15 मिस्टेक होने दीजिए, लेकिन जब आप खुद बना लेंगे और फिर इस वीडियो को देखेंगे तब आपको फ़र्क समझ में आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इस आरटीपी में सबसे पहले तो स्टेटरी अपडेट दिया हुआ है, तो वो आपने पढ़ लिया होगा आई होप इस अटेम्प्ट के लिए। तो सीधा मैं आगे चल रहा हूँ। स्टेटरी अपडेट के बाद पेज नंबर 12 से स्टार्ट है, ये देखिए। और मैं आपको बता दूं कोई बहुत बड़ी बात नहीं, केस बेस्ड क्वेश्चन के को देखकर या सुनकर स्टूडेंट बहुत टेंशन में रहते हैं। देखिए मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, इनकम टैक्स में जो टोटल इनकम और टैक्स कैलकुलेशन का जो चैप्टर है, बस उसी को एक सिचुएशन देकर आपसे उससे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो चलिए डिस्कशन शुरू करेंगे तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। ये देखिए, अब पहला जो क्वेश्चन है दैट इज अ क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑब्जेक्टिव टाइप सेगमेंट में दिया है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये देखिए, इस क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक पूरी सिचुएशन बना दिया मिस्टर ए की। ये देखिए पैटर्न मैं आपको बता दूं पहले, और उसके बाद फिर इसके बेस पर 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है। देखने में तो हमको छोटे 4 क्वेश्चन दिखते हैं ये, लेकिन इसके लिए अच्छी खासी आपको वर्किंग करनी पड़ेगी, ठीक ठाक वर्किंग करनी पड़ेगी। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से और इसके अलावा क्या आ सकता था क्वेश्चन में। मतलब आई विल डिस्कस नॉट ओनली दिस क्वेश्चन ओनली, बट आसपास की चीज़ें भी मैं डिस्कस करूंगा। और केवल एक क्वेश्चन इसलिए रखा हूँ मैंने ताकि वीडियो लंबा ना हो, इसके बाकी के मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करूँगा। तो चलिए बहुत ही आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मिस्टर ए एज्ड 52 ईयर्स। ये देखिए इंडिविजुअल है। कुछ कुछ चीज़ें जब आप क्वेश्चन पढ़ते तो आपके माइंड में एक बैक ऑफ माइंड में आ जानी चाहिए, काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो मैं अभी आपको हाईलाइट करके बताऊंगा क्या चीज़ आपके बैक ऑफ माइंड में आ जानी चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पर पढ़ा मिस्टर ए, तो मेरे माइंड में क्या आ गया, भाई एक इंडिविजुअल का क्वेश्चन है, कोई एचएफ का नहीं है। जैसे मैंने पढ़ा 52 ईयर्स एज, इसका मतलब ये सीनियर सिटीजन का क्वेश्चन नहीं है। ये कुछ चीज़ें माइंड में आ जानी चाहिए। इज अ सीईओ ऑफ XYZ इंटरप्राइजेस लिमिटेड ड्यूरिंग द, अभी देखिए यहाँ पर सीईओ XYZ इंटरप्राइजेस का मतलब एक प्राइवेट कंपनी में एम्प्लॉय है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 ही अर्न सैलरी ऑफ रुपीज सैलरी अर्न सैलरी of rupees 1,65 lakh rupees and long term capital gain on sale of listed equity share। कुछ समझ पा रहे हैं आप? अगर आप लिस्टेड इक्विटी शेयर को सेल कर रहे हैं और उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, तो भैया ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो है, और ये सेक्शन 112A के अंतर्गत चार्जेबल होगा। जिसको मैं बता दूं कि इसमें ये 1,06,500 रुपये, 1,06,500 रुपीज़ ये कैपिटल गेन हेड में पूरा चार्जेबल तो होगा, टोटल इनकम में पूरा आएगा। लेकिन जब हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो इसमें 1 लाख रुपीज़ माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी उसमें 10% निकलेगा। तो ये इसकी खास बात है। उसके बाद ही अर्न इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 482,778 ऑन सेविंग अकाउंट। तो मैं आपको बता दूं कि सेविंग अकाउंट पे जो इंटरेस्ट होता है नेचुरली वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चार्जेबल होता है, और ये पूरा ही चार्जेबल होगा। ये अलग बात है कि ग्रॉस टोटल इनकम के बाद सेक्शन 80 TTA की डिडक्शन इसमें मैक्सिमम 10,000 तक मिलती है। तो ये कुछ चीज़ें क्वेश्चन पढ़ने के दौरान आपके माइंड में आती जानी चाहिए, और जब आप इसको बनाएं तो आप एक नोट पॉइंट भी बना सकते हैं।
चलिए एक बार तो मैं क्वेश्चन आपको बता दूं। फर्दर ही हैज बीन प्रोवाइडेड द फॉलोइंग अदर इंफॉर्मेशन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न फाइलिंग के लिए क्या इंफॉर्मेशन है देखिए। ही डज नॉट रिसीव हाउस रेंट अलाउंस, उसको अपने एम्प्लॉयर से हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिल रहा है। ओके, लेकिन मैं आपको बताऊं, जैसे ही मैंने हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिल रहा है बोला, तो मेरे माइंड में आया कि जब किसी को HRA नहीं मिलता और अगर वो रेंटेड हाउस में रहता है तो सेक्शन 80G की डिडक्शन उसको मिलती है। ये एक थोड़ा सा मेरे माइंड में आया तो मैंने बता दिया। अभी क्वेश्चन क्या पूछेगा पता नहीं, देखते हैं। फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, मिस्टर ए टू का लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन 27 अक्टूबर 2017 फॉर रिपेयरिंग ऑफ हाउस, जो कि एक सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है दिल्ली। तो मैं बता दूं कि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की एनुअल वैल्यू ली जाती है नील, और उसमें इंटरेस्ट का रिडक्शन मिलता है अगर आपने उसके संबंध में लोन लिया है। अच्छा, अब यहाँ कई लोग क्या करते हैं कि सर रिपेयरिंग के लिए लोन लिया है तो हम यहाँ पर इंटरेस्ट की रिडक्शन नहीं देंगे। ऐसा नहीं है, रिपेयरिंग के लिए लोन लिया है तो यहाँ पर इंटरेस्ट की रिडक्शन तो मिलेगी, बट नील एनुअल वैल्यू वाला पॉइंट है करके यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट जो है केवल 30,000 रहेगी। ये यहाँ पर यूनिक पॉइंट है। एंड पेड इंटरेस्ट ऑन सच बोरोइंग, तो ये 80,000 रुपये का इंटरेस्ट पे कर रहा है, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, नील एनुअल वैल्यू है, तो यहाँ पर आपको 30,000 से 30,000 से ऊपर डिडक्शन नहीं मिलेगी, मैक्सिमम लिमिट है। ₹1,50,000 टुवर्ड द प्रिंसिपल अमाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920, और प्रिंसिपल अमाउंट के रूप में 1,50,000 पे किया इसने। अब जैसे ही मेरे को लगता है यार प्रिंसिपल अमाउंट पे किया है, तो जनरली जब हाउसिंग लोन के लिए, हाउस के लिए जो लोन लेते हैं उसमें जब प्रिंसिपल अमाउंट पे करते हैं तो इट विल बी एलिजिबल फॉर 80C। लेकिन अगर आप 80C को जाकर देखेंगे तो वहाँ पर भी एक्वाजिशन और परचेस और कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, मतलब ये 80C 1,50,000 के संबंध में नहीं मिलेगा। तो कुछ चीज़ें जो है ना आपको बार बार जाके देखनी है। कई बार आप लोगों को लगता होगा बाप रे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, इतने सारे हमको डिडक्शन जाके देखना पड़ रहा है, वहाँ से रिकॉल करते हैं फिर हम भूल जाते हैं। ध्यान रखना 5 क्वेश्चन में होता है ऐसा, 5 क्वेश्चन के बाद पूरे पारंगत हो जाओ अगर बाहर से कुछ नहीं आता। एक्चुअली स्टूडेंट क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं और सोचते हैं इतना सारा ज्ञान है इसमें, इतना सारा नेटवर्क है, हम इंटरलिंकिंग नहीं कर पा रहे और ना कर पाएंगे। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को पहले बनाइए और 25 ठोक मिस्टेक कीजिए, फिर इस मेरे डिस्कशन को सुनिए, और एक एक मैं आपको कुछ कुछ चीज़ों के स्टडी मटेरियल के पेज नंबर भी बताऊंगा कहाँ कहाँ पर लिखा है। तो आप वहाँ जा कर देखिए। एक क्वेश्चन में आप 3 घंटा लगा दीजिए, दूसरे क्वेश्चन में 2 घंटा लगेगा, तीसरे क्वेश्चन में 1 घंटा लगेगा, चौथे क्वेश्चन में आधी घंटा लगेगा, और 5वें क्वेश्चन में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो 5 तक पहुँचते नहीं अपन, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल करने का सीधा तरीका, आप टोटल इनकम के क्वेश्चन लगाइए। उसके बाद देखिए, टुवर्ड द प्रिंसिपल, मिस्टर ए हैज़ मेड द फॉलोइंग पेमेंट टुवर्ड्स द मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। भैया जैसे ही मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम मेरे को दिखा ना, तो मेरे को सेक्शन 80D की डिडक्शन याद आ गई, फॉर हेल्थ पॉलिसी टेकन फॉर हिज फैमिली मेंबर। अब देखिए पढ़ते हैं, मेडिकल प्रीमियम फॉर ब्रदर। तो मैं आपको बता दूं कि ब्रदर के लिए जब मेडिकल पॉलिसी अगर ली जाती है तो सेक्शन 80D नहीं मिलता, 80D मिलता है, आप सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। 80D मिलता है पॉलिसी सेल्फ, खुद के लिए, स्पाउस के लिए और चिल्ड्रन के लिए। एक लॉबी हो गई, और एक दूसरी लॉबी है जहाँ पर पॉलिसी ली जाती है, जहाँ पॉलिसी ली जाती है पेरेंट्स के लिए, ब्रदर उसमें नहीं आते, तो ये इसका कोई वैल्यू नहीं है। फिर मेडिकल प्रीमियम फॉर इस पेरेंट्स, बिल्कुल सही बात है, पेरेंट्स पे तो मिलेगा, और लिमिट आपको याद होनी चाहिए। इसमें लिमिट जो है नॉर्मल केस में 25,000 है, और अगर सीनियर सिटीजन है तो उस केस में लिमिट बढ़कर 50,000 हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए 17,670 रुपये, तो ये तो आराम से एलिजिबल होगा। और उसमें बाजू में लिखा बाई चेक, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर इसको आप कैश पेमेंट करेंगे तो इसकी डिडक्शन नहीं मिलती है, तो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर डिडक्शन बिल्कुल अवेलेबल होगी। 80D में एक बार शॉर्ट में लिख देता हूँ आपको रिकॉल करने के लिए। फिर खुद के लिए और इसकी स्पाउस के लिए मिलाकर 21,000 बाई चेक दिया है, तो 25,000 तक की लिमिट यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। पेरेंट्स में तो वैसे भी, अब ये देखिए इनकी खुद की एज मिस्टर ए की 52 है, तो पेरेंट्स तो सीनियर सिटीजन ही होंगे, तो वहाँ तो लिमिट बहुत ज़्यादा है, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर 21,000 रुपये, तो 80D यहाँ पर भी पूरी की पूरी मिल जाएगी। और आप आगे पढ़िए, तो ही ऑल्सो इनकर 6,400 टुवर्ड द प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप।
प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए फंडा ये कि इसको आप कैश पेमेंट भी कर सकते हैं, और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की अपने आप में मैक्सिमम लिमिट 5,000 है, और ये 5,000 की लिमिट ओवरऑल लिमिट के अंदर ही है। फॉर हिज वाइफ के लिए दिए इन कैश, तो भैया सीधी सी बात है, सबसे पहले तो 6,400 5,000 में रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, 5,000, और वाइफ के लिए पेमेंट हुआ तो इस लॉबी में पैसा ही कितना बचा था देखिए ना आप, 21,000, 25,000 की लिमिट है, तो सेल्फ स्पाउस और चिल्ड्रन की लॉबी में 25,000 से ऊपर डिडक्शन मिलेगी नहीं, तो यहाँ पर 4,000 का ही गैप बचा है, तो प्लस 4,000 जुड़ पाएगा, बाकी पैसा छूट जाएगा। ये पॉइंट समझ में आना चाहिए, एक एक चीज़ पे वर्किंग कीजिए, ठीक है, रातों रात कुछ नहीं होगा। उसके बाद आप देखिए, ही डिपॉजिटेड रुपीज़ 1 लाख टुवर्ड पीपीएफ। भैया ये तो बिल्कुल कॉमन बात है, पीपीएफ सुनते ही याद आ जाता है, पीपीएफ जो है 80C के लिए एलिजिबल होता है। ऑल्सो डिपॉजिटेड 50,000 एंड 2,50,000 टूवर्ड्स टीयर 1 एंड टीयर 2 एनपीएस। अब देखिए यहाँ पर फर्क होता है, एक ऐसा स्टूडेंट जो कि समरी से पढ़कर क्वेश्चन लगा लिया है, और एक ने प्रॉपर पढ़ाई की। मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, ये जो एनपीएस है ना, न्यू पेंशन सिस्टम, शायद आपको सेक्शन 80CCD ध्यान में आता होगा, ठीक है, लेकिन ये टीयर 1 टीयर 2 कई स्टूडेंट को ध्यान में नहीं आता, तो मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ लिखा हुआ है। ये आपके डिडक्शन वाले चैप्टर के पेज नंबर 7.181 नोट कर लेना। 7.18 में आपको यहाँ पर लास्ट पैराग्राफ में थीसिस मिलेगा, यहाँ पर ये देखिए, देयर आर 2 टाइप ऑफ एनपीएस अकाउंट, टीयर 1 एंड टीयर 2। फ्रेंड्स अभी भी बता रहा हूँ मैं आपको, देखिए अब जो नवंबर स्टूडेंट जो नवंबर में एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन लोग जिस मटेरियल से तैयारी कीजिए वही बेस्ट है, उससे अच्छा कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्टडी मटेरियल से जब आप पढ़ते हैं ना, तो एक एक पॉइंट जो है ना छूटता नहीं है आपका। मैं अपने स्टूडेंट्स को पूरा स्टडी मटेरियल से लाइन टू लाइन एक एक लाइन जो पढ़ाया हूँ, उसका फ़ायदा आपको दिखता होगा, ये देखिए। तो यहाँ पर जो पॉइंट है ना, ये छूट जाता है, मिस हो जाता है। अब मैं पूरा पैराग्राफ तो आप देख लीजिएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो एनपीएस का टीयर 1 है ना, वो सेक्शन 80CCD के लिए एप्लीकेबल है। अब 80CCD सेक्शन से याद नहीं आ रहा, तो आपको थोड़ा वर्किंग करना पड़ेगा ना, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। एंड एनपीएस का जो टीयर 2 है ना, जिसको एडिशनल अकाउंट भी बोलते हैं, फॉर सेक्शन 80C है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक खास बात है कि ये जो है, ये देखिए, टीयर 2 अकाउंट, ये जो लाइन मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ, टीयर 2 अकाउंट इज अ एडिशनल अकाउंट ऑफ एनपीएस कंट्रीब्यूशन टू विच वुड क्वालिफाई फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। लेकिन 80C में कब मिलेगा? ओनली इन हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और अभी ये क्वेश्चन जो आप पढ़ रहे हैं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं है, बैक ऑफ माइंड पे हमारे घुस गया है, प्राइवेट एम्प्लॉय है, पढ़े थे हमने। तो यहाँ पर तो लिख देता हूँ मैं, ओनली फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये देखिए, तो टीयर 2 का तो यहाँ वैल्यू ही खत्म हो गई। तो अगर मैं बैक टू अपने क्वेश्चन में आऊँ, तो यहाँ पर मेरे को टीयर 2 जो है 2,50,000, इस पे सेक्शन 80C मिलने वाला नहीं है। ये दिख जरूर रहा है ना, इसमें 80C मिलने वाला नहीं है। अब आपको मैं बता दूं, इस चीज़ को समझने के लिए ऐसा रेफरेंस देना चाहिए आपको, स्टडी मटेरियल का पेज नंबर 7.18, इस तरीके, या जो मटेरियल से आप पढ़ रहे हैं, इससे इंटरलिंकिंग बनती है। एक क्वेश्चन में मेहनत कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए। उसके बाद देखिए एक और प्रॉब्लम होती है, स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन बनाते हैं, उनको 10 गलतियां करते हैं, 8 चीज़ें देखना पड़ता है अपने मटेरियल में, फिर दूसरा बनाते हैं, फिर कुछ चीज़ें देखना पड़ता है, तो उनको तीसरे चौथे क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि सर बिना देखे तो हमसे बन ही नहीं रहा है। भैया हर बार जब आप बिना देखे बनाते हैं और जितने पॉइंट आपको देखने पड़ जाते हैं, याद नहीं आते, तो अगली बार वही पॉइंट जब आएंगे तो आपको रिपीटेटिव होता है, वहाँ कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू होता है। स्टूडेंट मैं आपको फिगर्स में बता देता हूँ, टोटल इनकम के अगर आपने 10 से लेकर 15 क्वेश्चन लगा दिए तो आपका विजन इनकम टैक्स में अलग हो जाएगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे चलते हैं, फटाफट इसको कंप्लीट और कंक्लूड करना है मेरे को इस क्वेश्चन को आज। ही हैज़ बीन, मैं इसमें थोड़ा वर्किंग भी दूंगा आपको, एक बार मैं डिस्कशन कर लूँ। ही हैज़ बीन पेड 5,30,000 एज एडवांस टैक्स। ओके, इसने एडवांस टैक्स भी पेमेंट किया। सोचिए कितने सारे चैप्टर को कवर कर रहा है क्वेश्चन, इसलिए तो इससे डरते हैं स्टूडेंट्स। हीज एम्प्लॉयर हैज़ डिडक्टेड टैक्स एट सोर्स। ओके, 51,89,000। भैया बड़ा एम्प्लॉय है, करोड़ की सैलरी है, सोचिए, तो इतना टीडीएस काट लिया। हीज ओपिनियन
द बैलेंस अमाउंट ऑफ टैक्स, अब देखिए एडवांस टैक्स जमा किया, टीडीएस कट गया, उसके बाद भी अगर कोई बैलेंस सेल्फ असेसमेंट टैक्स आता है, इफ एनी ही विल पे ऑन 27 जुलाई बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग। और हम जानते हैं सैलरीड एम्प्लॉय के लिए ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग जो है वो जुलाई है, तो वो जुलाई 31 जुलाई के बजाय 27 जुलाई को टैक्स जमा करना चाहता है, अच्छी बात है। फ्रॉम द डिटेल गिवन अबोव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब ये देखिए, ये पूरे माइंड में हमारे आ गया। अब क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। 4 एमसीक्यूज दिए केवल, और 4 ही डिस्कस करूंगा मैं इस वीडियो में। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल टू मिस्टर ए अंडर चैप्टर 6 ए। यू नो वेरी वेल दैट चैप्टर 6 से मतलब 80C से लेकर 80U की डिडक्शन जीटीआई के बाद मिलती है फॉर असेसमेंट ईयर। तो यहाँ पर हमको चैप्टर 6A की डिडक्शन की अगर बात चल रही है तो फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा एक एक करके रिकॉल करके आपको बताता हूँ पॉइंट को। सबसे पहले जब इसको हम पढ़ रहे थे तो इसमें देखिए हमको दिखा था 80C, है ना। मैं यहीं पर लिखता हूँ आपका पॉइंट ताकि आपको वर्किंग यहीं पर क्लियर हो जाए आपको। तो नाउ द 80C में जब मैं पढ़ना शुरू किया, एक मेरे को 80C दिखा, मेडिकल पॉलिसी के लिए 80D दिखा मेरे को, ठीक है। एक 80CCD भी दिखा, एनपीएस अकाउंट 80CCD। देखिए अगर आप में से कोई सेक्शन के थ्रू नहीं पढ़ रहा है कोई इशू नहीं है, लेकिन ये सेक्शन को अपने नोट्स में खोज तो सकता है। तो 80CC, क्योंकि एक सेक्शन में अगर मैं डिटेलिंग में जाऊंगा तो फिर ये वीडियो जो है ना 2 घंटे का हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ छोटे छोटे स्लॉट्स मिले आपको, नॉलेज अपग्रेड करें और आगे बढ़े। और इस वीडियो के एंड में थोड़े मैं टिप्स भी दूंगा आपको किस तरीके से हमको आपके इस एग्ज़ाम को हमको और अच्छे से क्लियर करना है। पक्का मान लीजिए नवंबर का एग्ज़ाम ईजी आने वाला है। 80CCD हो गया, और मेरे को ध्यान नहीं आ रहा बट इसको एक बार रिकॉल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए भाई, हाँ एक सेविंग अकाउंट का ध्यान में आ गया, सेविंग अकाउंट 80TTA। तो अब देखिए अगर मैं शुरू से यहाँ से देखता हूँ तो सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट था उसमें हम 10,000 रुपये ले लेंगे, ठीक है। सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट का मैं 10,000 तो ले ही लूँगा, उसमें तो ज़्यादा इंटरेस्ट था। और 80CCD में टीयर 1 में जमा किया था इसने 50,000, तो 80CCD में 50,000 पूरा मिल जाएगा हमको। अगर आपको 80CCD ध्यान नहीं आ रहा तो आप सेक्शन जाइए इसकी लिमिट वगैरह चेक कीजिए। फिर सेक्शन 80D जो है वहाँ भी 50,000 की लिमिट है। 80D में हमने कंक्लूड कर लिया था कि पेरेंट्स का ब्रदर का तो नहीं मिलेगा, पेरेंट्स का 17,670 रुपीज़ तो मिलना ही मिलना था, प्लस 21,000 सेल्फ और स्पाउस का, खुद का स्पाउस का था, और 4,000 का गैप बच गया था जिसमें प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का 4,000। तो मैं डिटेल नहीं डाल रहा हूँ, फिगर आउट कर रहा हूँ ताकि आप इसको डिटेल कर लेना। तो कुल मिलाकर अगर मैं इसको जोड़ लूँ तो आई विल गॉट 17,670 प्लस 21,000 प्लस 4,000, आई विल गेट 42,670 इसका हो गया, ठीक है। 42,670 ये हो गया। और 80C की बात करूं तो क्लियर करना यहाँ पर 80C में कहाँ कहाँ गड़बड़ कर सकते हो। हाउसिंग के रिपेयर के लिए जो लोन लिया उसका जब प्रिंसिपल रिपेमेंट करते हैं ना उसमें 80C नहीं मिलता, ठीक है। दूसरा जो एनपीएस का टीयर 2 80C के लिए एलिजिबल होता है वो केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए रहता है, तो वो छूट जाएगा यहाँ पर। पीपीएफ में 1 लाख बिल्कुल एलिजिबल है और लिमिट तो ज़्यादा ही है, तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में आपका पीपीएफ लिख देता हूँ और यहाँ पर 1 लाख रुपए लिख देता हूँ। और आप चेक कर लीजिए कुछ बचा है क्या, अब इसका टोटल करते हैं कितना आ रहा है, ठीक है। 1 लाख प्लस 42,670 प्लस 50,000 प्लस 10,000, ये आ रहा है टोटल 2,02,670। फिलहाल तो ये मेरे को ऑप्शन 2,02,670 ऑप्शन डी के रूप में दिख रहा है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको ये भी देखना चाहिए क्योंकि चैप्टर 6 की एक मैक्सिमम लिमिट भी होती है, दैट इज अ जीटीआई माइनस ऑल अदर स्पेशल इनकम। तो हालांकि यहाँ पर अदर इनकम बहुत ज़्यादा है तो कोई इशू नहीं है, बट आपको रेस्ट्रिक्शन भी पता होना चाहिए। तो इन दिस केस द करेक्ट आंसर इज
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ये देखिए, अब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जब ये देते हैं ना, तो यहाँ इस बात का ख्याल रखते हैं कि ये वर्किंग आगे भी काम आएगी आपकी। तो ये वर्किंग आपकी हो गई। तो अब एग्जाम में तो खैर मेरे को टिक करना है, बट इट्स नॉट अ MCQs कि भाई हाँ एक देखे और टिक कर लिए। इट विल टेक टाइम, और इसमें नंबर भी आपको कोई एक नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा, मोर देन 1 नंबर का क्वेश्चन आएंगे ये। तो अगर मैं अब आगे चलूँ तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 अब यहाँ पर हो गया मेरा 80C 80D हो गया। ठीक है, मैं वो भी पेज दिखा दिया। आप क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में ये देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। Assuming Mr. A pays rent of 65,000 per month. Assuming Mr. A pays a rent of 65,000 per month for his rented house. Okay, रेंट पे कर रहा है। इसका मतलब मैं जो बोल रहा था कि अगर रेंट दे रहा है तो इससे 80GG की रिडक्शन भी मिलती है। पूछा क्या है देखते हैं। 65,000 per month for his rented house at Mumbai to C and resident individual, Mr. A is liable to deduct TDS on such rent. If so, क्या Mr. A को TDS काटना है? What would be the rate of amount of TDS? अब यहाँ पर अगर TDS के बारे में बात करें तो मेरे को 2 सेक्शन ध्यान में आता है। एक आता है सेक्शन 194I ध्यान में आता है, और 194I अगर एप्लीकेबल नहीं हो तो हमको 194IB ध्यान में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, 194I जो सेक्शन है, तो 194I सेक्शन बेसिकली इसमें रेंट जब हम पे करते हैं तो TDS डिडक्ट करते हैं, और उसकी लिमिट 1 लाख जो लिमिट है वो 2,40,000 रुपये की लिमिट है। तो अगर मैं 65,000 के हिसाब से इंटू 12 कर दूं तो ये 7,80,000 रुपये तो लिमिट के तो ऊपर है। लेकिन 194I में एक इंडिविजुअल HUF तभी TDS काटते हैं जब पिछले साल वो उसकी 44AB में ऑडिट में वो आते हैं। तो यहाँ पर तो ये इंडिविजुअल ऑडिट में तो आते नहीं है ये। इसका मतलब 194I इसमें एप्लीकेबल नहीं होगी। इस पर रिसर्च करना आप। तो जब I नहीं एप्लीकेबल होता तो IB में लिखा हुआ है। IB बेसिकली अगर I में कोई कवर नहीं है तो वो IB उसके लिए बनाया, मतलब इंडिविजुअल HUF जो अनऑडिटेड इंडिविजुअल HUF उसके लिए बनाया गया है। अगर पर मंथ 50,000 से ऊपर अगर रेंट का पेमेंट कर रहे हैं तो उस केस में 5% TDS काटना रहता है। लेकिन बड़ी यूनिक प्रोविज़न है, मैं आपको बताऊंगा। 194IB में TDS काटना कब है अगर आप बात करेंगे ना, तो जैसे प्रीवियस ईयर 1920 है तो मार्च 20 में TDS काटना है। मतलब मार्च 20 का जो रेंट है, फिर से सुनिए ध्यान से, 5% TDS काटना है, इट्स ओके। तो पूरा साल भर का TDS काटना कब है इसमें, जो फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर का जो लास्ट मंथ है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 1920, मतलब मार्च 20 मंथ के जो रेंट है, मार्च 20 का जो रेंट है वो रेंट जब क्रेडिट होगा और जब पेमेंट होगा विच एवर इज अर्लियर, उस पर पूरे साल भर का TDS काटना है। तो इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन ए लिखा हुआ है, यस मिस्टर ए विल लाइबल टू बी डिडक्ट TDS एट 5%। तो सही बात है। 3250 एवरी मंथ, नहीं इसमें एवरी मंथ नहीं काटा जाता, आखिरी मंथ। हाँ, टेनेंसी अगर पहले खत्म हो रही है तो जिस मंथ टेनेंसी खत्म हो रही है उस मंथ के बेस पर काटा जाता है। यस मिस्टर लाइबल टू TDS 10%, तो बिल्कुल ही गलत हो गया। 5% 39,000। देखिए साल भर का 65,000 इंटू 12 कर लीजिए आप। ठीक है, तो इसको देख लीजिए एक बार से, मेरे ख्याल से तो आ रहा है 65,000 इंटू 12 इंटू 5% इंटू 5%, तो 39,000 एक साथ TDS। और ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है, इन द मंथ ऑफ मार्च। सी ऑप्शन इज करेक्ट। पॉइंट समझिए, हियर द सी ऑप्शन इज करेक्ट। मैं अब आपको थोड़ा सा 194IB, अब ये स्टडी मटेरियल में अगर आप पढ़ते थे क्वेश्चन बिल्कुल दिया हुआ है इसमें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए स्टडी मटेरियल का पेज नंबर 9.40 में 194IB के बारे में जो मैंने बताया वो लिखा है। अगर मैं थोड़ा क्लियर कट शॉर्ट में बता दूँ, ये देखिए टाइम ऑफ डिडक्शन, कब TDS करना है, तो साफ लिखा है द डिडक्शन विल बी मेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच रेंट। क्रेडिट ऑफ सच रेंट जब क्रेडिट किया जाता है, कौन से मंथ, फॉर द लास्ट मंथ ऑफ द प्रीवियस ईयर। हाँ, अगर टेनेंसी पहले खत्म, टेनेंसी अगर दिसंबर में खत्म हो रही है, जनवरी में खत्म हो रही है, तो फिर वो जनवरी मंथ को बेस ले लेंगे। और
पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, और उस मंथ का रेंट। इसके लिए ये देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन आया ना, ये इलस्ट्रेशन नंबर 8 से लिया हुआ है। इलस्ट्रेशन 8 में साफ लिखा हुआ है 55,000 पर मंथ, मतलब 50,000 से ऊपर हो गया। फ्रॉम जून 19 से दिया जा रहा है, मतलब 10 महीने का रेंट होगा इस महीने, इस साल, ठीक है, रिक्वायर्ड। और टेनेंसी खत्म भी नहीं हो रही, देखिए ये तो सेकंड पार्ट हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ये 10 महीने का रेंट है, 5% 50 कब काटा जा रहा है, टू बी डिडक्टेड बाई रेंट पेबल फॉर द मंथ ऑफ मार्च 20। और अगर टेनेंसी पहले खत्म हो रही है तो दिसंबर में हो रही है, तो ये काम दिसंबर में होगा, इसको जरूर चेक कीजिएगा। यहां से उठाया है। उसके बाद बैक टू आते हैं, तो सी ऑप्शन एक करेक्ट हो गया फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ नेट टैक्स पेबल। अब भैया नेट टैक्स पेबल निकालना है तो आपको तो टोटल इनकम निकालना ही पड़ेगा, और टोटल इनकम निकाल के फिर टैक्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो टोटल इनकम में कम से कम डिडक्शन तो निकाल के बैठे हो आप, ठीक है, हेड्स कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट देखते हैं। नेट टैक्स पेबल फॉर द असेसमेंट 2021 इन हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। तो चलिए इस पर बात करते हैं। मैं यहीं पर वर्किंग कर रहा हूँ इसकी भी, नेट टैक्स पेबल की। तो फ्रेंड्स देखिए, सैलरी, आप थोड़ा क्वेश्चन को फोकस पे रखिएगा, और एक चलते चलते बीच में मैं एक सलाह भी दे देता हूँ आपको, जितनी इन्फॉर्मेशन आईसी से आ रही है, कोई चीज़ मोबाइल में मत पढ़िए, सब चीज़ का प्रिंट आउट निकालिए। बिल्कुल भी हमारे कैरियर के लिए 100, 200, 500 रुपये खर्चे की परवाह मत कीजिए, प्रिंट आउट से ही पढ़ना चाहिए, और प्रॉपर फाइलिंग सिस्टम रखिए आप। चलिए, तो मैं इसमें फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ फिगर लिख के आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले तो सैलरी की बात कर लेते हैं। तो सैलरी हेड में सैलरी मिल रही है इनको 1,65,00,000 रुपए, ठीक है। तो 1,65,00,000 रुपीज ये सैलरी। और आपको पता होना चाहिए, अब यहाँ पर सेक्शन 16 की डिडक्शन मिलती है, 16(2) की स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की। नहीं ध्यान है, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है, जाके सैलरी रेट में देखिए रिवाइज होगा। थ्रस्ट ऑफ नॉलेज के बाद ही तो नॉलेज हमारे माइंड में घुसता है। तो यहां पर मेरे पास आ गया 1,64,50,000, ठीक है। छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं, बट ध्यान रखना, अगर एग्जाम में भूल भी गए तो स्टेप मार्किंग होता है। उसके बाद अब आप देखिए, यहाँ पर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, इसको जरूर भूल जाते हैं लोग। भैया सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस होता है, एनुअल वैल्यू नील निकालिए ना, इंटरेस्ट की डिडक्शन लेंगे ना हम 30,000 रुपये तक। तो यहाँ पर आ गया मेरा हाउस प्रॉपर्टी हेड, हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि एनुअल वैल्यू हमारे को नील लेना है यहाँ पर। अब ये सब चीज़ के वर्किंग नोट, ये तो ऑब्जेक्टिव है, फुल फ्लैश क्वेश्चन में वर्किंग नोट दिया जाता है। माइनस इंटरेस्ट की रिडक्शन, इंटरेस्ट तो मेरे ख्याल से ज़्यादा था, लेकिन 30,000 से ऊपर क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि रिपेयर के लिए लिया गया है। ये कंस्ट्रक्शन के लिए लिया जाता तो 2 लाख की लिमिट एप्लीकेबल होती। तो -30,000 ये मैक्सिमम लिमिट के कारण कर रहा हूँ। और आपको अच्छे से पता है कि हाउस प्रॉपर्टी हेड का जो लॉस है दूसरे हेड से एडजस्ट हो सकता है, तो मैं सीधा इसको -30,000 बाहर निकाल देता हूँ। ओके, अब उसके बाद मेरे पास यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ठीक है। कैपिटल गेन हेड का नाम तो कैपिटल गेन है, उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो भी सेक्शन 112A के अंतर्गत, ठीक है। तो 112A के अंतर्गत जो अमाउंट है, और अब 112A याद आ गया तो बता दूं कि 112A में जो टैक्स आता है उसमें रिबेट अंडर सेक्शन 87A नहीं मिलती, यहाँ ज़रूरत नहीं है, तो बहुत बड़ी इनकम है यहाँ पर। तो यहाँ पर 1,06,500, मैं आपको बताऊँ यहाँ क्या गलती करते हैं। 1,06,500 स्टूडेंट्स, सेक्शन 112A के अंतर्गत पता रहता है कि 1 लाख की छूट मिलने के बाद 10% टैक्स लगता है, 1 लाख यहीं माइनस कर देते हैं, यहाँ माइनस नहीं होगा, ये पूरा टैक्सेबल है। वो टैक्स कैलकुलेशन के समय 1 लाख माइनस होता है, वो 1 लाख की रिबेट है मान लीजिए, इस पर यहाँ पे माइनस कर देते हैं। इवन मैंने कई बुक में भी देखा माइनस हो जाता, नहीं करना है हमको माइनस। 1,06,500 ये हो गया। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इवन अब सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट इसमें आएगा। कई लोग 80 TTA की डिडक्शन यहाँ माइनस कर देते हैं, भैया वो GTI की बात होगी। तो ये आपके पास है 4,82,778। ओके, अब इसका आप टोटल कर लीजिए कितना आ रहा है। द टोटल विल बी 1,64,50,000 प्लस -30,000 एडजस्ट कर लेते हैं, प्लस 1,06,500
500, सॉरी एक ज़ीरो ज़्यादा हो गया इसमें, यस 500 प्लस 4,82,778, ये हो गया मेरे पास 1,70,09,278 और इसको बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, तो इट विल बी कॉल्ड ग्रॉस टोटल इनकम। और थैंक गॉड हमने डिडक्शन निकाल के रखा है, तो मैं सीधा माइनस करूंगा डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, अंडर चैप्टर 6A जो कि वर्किंग नोट नंबर हमारे को पता है। तो हमने डिडक्शन कितनी निकाली थी भाई, हमने डिडक्शन निकाली थी क्वेश्चन नंबर 1 से, ये देखिए ये डिडक्शन निकाली थी हमने 2,02,670, 2,02,670 रुपये। तो अब इसको माइनस करके निकल जाएगा हमारा टोटल इनकम। माइनस कीजिए 2,02,670, ये हमारे पास आ गया 1 करोड़। द टोटल इनकम विल बी 1,68,06,608। ठीक है, अब आपको एक पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स में प्रोविजन है कि टोटल इनकम को हम नियरेस्ट टू ₹10 राउंड ऑफ करते हैं। आप बेसिक मैं आपको दिखाता हूं, ये आपका मॉडल 1 पे जब आप देखते हैं टैक्स कैलकुलेशन, ये देखिए सरचार्ज, एडवांस टैक्स, टैक्स पेपर, ये देखिए शायद टैक्स पेपर, ये देखिए ये आपका पेज नंबर 1.16 सब चीज़ लिखी हुई है। हमने कितनी बार प्रैक्टिस की उसकी इंपॉर्टेंस है। ये देखिए क्या लिखा है, सम ऑफ, अच्छा ये तो टैक्स को राउंड ऑफ, ओके ये भी पढ़ लेते हैं। ये देखिए टैक्स को मल्टीपल ऑफ रुपीज, टैक्स को भी राउंड ऑफ करते हैं और टोटल इनकम जब निकला होगा तो वहां पर भी लिखा होगा। ये देखिए टोटल इनकम जब निकला तो यहाँ पे राउंड ऑफ नियरेस्ट टू ₹10। ठीक है, तो ये प्रोविजन लिखा हुआ भाई, तो आपको जब ये क्वेश्चन बनाते तो ये आप प्रोविजन में लिखा ना वो भी, तो और से तो द रियल अमाउंट विल बी, एक्चुअली अमाउंट होगी 1,68,06,000। अब क्योंकि ये 5 और 5 से ऊपर है तो इसको अपर राउंड ऑफ करेंगे 610। ये है करेक्ट टोटल इनकम। नाउ वी विल गोइंग टू कैलकुलेट द टैक्स ऑन द टोटल इनकम। यहां तक क्लियर हो गया पॉइंट। उसके बाद अब इस पे टैक्स निकालना है हमको, तो चलिए टैक्स निकालते हैं। तो टैक्स बहुत सिंपल है, यहाँ पर कुछ बड़ी भारी बात नहीं है। मैं साइड में यहीं पर निकाल देता हूँ, टैक्स कैलकुलेशन कर देता हूँ आपका। तो अगर मैं टैक्स कैलकुलेशन करूं तो ये आएगा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, सॉरी मेरे को थोड़ा फॉर्मेलिटी कम करनी है, फटाफट कंप्लीट करना है। हाँ जी, अभी देखिए टोटल इनकम 1,68,00,000 जो भी है उसमें स्पेशल इनकम शामिल है, तो स्पेशल रेट से टैक्स लगेगा। तो इसमें स्पेशल इनकम क्या शामिल है भाई, सैलरी तो नॉर्मल है, एचपी तो लॉस था, कैपिटल गेन यस 112A, बाकी सब नॉर्मल है। तो 1 लाख सबसे पहले मैं सेक्शन 112A के अंतर्गत जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1,06,500 इस पे टैक्स निकालूंगा, जिसमें हमको पता है कि 1 लाख रुपए की रिबेट मिलती है और बचा हुआ जो है 6,500 इस पे लगता है टैक्स 10%। तो मेरा आंसर आ जाएगा 650 रुपए। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर देखिए आप टोटल मिलाकर ये हमारा है टोटल इनकम। इस टोटल इनकम में 1,06,500 का तो हमने टैक्स निकाल दिया। कई लोग क्या करते हैं, ये 6,500 का टैक्स को अलग कर देते हैं, जबकि हमने इस टोटल इनकम में 1,06,500 पे टैक्स निकाल लिया। अब बचा हुआ कितना, बैलेंस इनकम।
बैलेंस। ठीक है, तो बैलेंस इनकम बच गया, आप निकालिए जरा 1,68,06,610 माइनस 1,06,500। बैलेंस इनकम मेरी बच गई 1 करोड़, हाँ जी, बैलेंस इनकम 1 करोड़ 60, आप चेक कीजिए कितना बचा है, 1 करोड़ 67,110। अब इस पे रेट मैं सीधा लिख रहा हूँ भाई, स्लैब लगाना है आपको, और आपको पता है शुरू के 2.5 लाख तक कुछ नहीं होगा, सीनियर सिटीजन तो है नहीं, फिर 5 लाख तक 5%, फिर उसके 5 से 10 तक 20%, तो 10 लाख तक का पूरा हिसाब जब बनाते तो 1,12,500 रुपये आता है, और बाकी इनकम पे 30%, तो माइनस सीधा मैं 10 लाख कर देता हूँ, इंटू 30% कर देता हूँ, और प्लस 1,12,500, टोटल मिलाकर इसका टैक्स आप निकाल लीजिएगा, आ रहा है 48,22,533, और अब इसको जोड़ दीजिए प्लस 650, तो मेरे पास टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी 48,23,183, और प्लस फिर इसमें हमको क्या जोड़ना है, क्योंकि टोटल इनकम हमारी, अब आपको ये पता होना चाहिए, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो हमारा स्लैब वगैरह रहता है, ये देखिए सरचार्ज वगैरह का, अगर आपको ये देखिए, ये सरचार्ज का प्रोविज़न है, ये देखिए टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर, 1 करोड़ से ऊपर, 2 करोड़ से ऊपर, 5 के, तो हमारी ये वाली रेंज में आएगी, 15% सरचार्ज लगेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? और इसके साथ आप इस पॉइंट पे तो नहीं दिख रहा है मेरे को, ये जो स्टैट्यूटरी अपडेट में पॉइंट आया था ना, ये जो इस आपके आरटीपी में भी दिया हुआ है कि सेक्शन 112A जो इनकम है 112A और 111A, इस पे सरचार्ज 15% से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसके 5 केस स्टडी दिया था और उसके साथ क्वेश्चन दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, तो इसको मैं नहीं डिस्कस कर सकता अभी फिलहाल इसके साथ। अब ये देखिए प्लस सरचार्ज एट द रेट ऑफ 15%, सॉरी सरचार्ज एट द रेट ऑफ, यस, 1 करोड़ से 50 से ऊपर, और एक फिर 1 करोड़ से 15%, ठीक है, 1 करोड़ से ऊपर है क्योंकि ये, तो 15%, तो इंटू 15%, तो यहाँ पर आपके पास फिगर आ गया 7,23,477, मैं पैसे को छोड़ रहा हूँ इसमें, और इसके बाद टोटल आ गया 55,46,660, और प्लस अब यहाँ देखिए एक पॉइंट और आता है, हालांकि यहाँ पर तो नहीं आएगा मार्जिनल रिलीफ का पॉइंट, तो यहाँ पर तो 1 करोड़ से बहुत ज़्यादा इनकम है तो यहाँ रिलीफ नहीं आएगा, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो 4% है वो तो हर केस में जुड़ता है, तो इंटू 4%, तो वो भी जोड़ लीजिए, तो दैट विल कम अराउंड 221,866, और इसको जब हम जोड़ लेते हैं तो टोटल टैक्स आ जाता है, टोटल टैक्स अमाउंट आ जाती है, हाँ जी, 57,68,000, 57,68,526 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो 27 कर देता हूँ मैं, और वैसे भी इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, और से नीचे लिख देना आप 57,68,530, ये फाइनल अमाउंट है भैया आपका, क्योंकि इसके भी राउंड ऑफ का प्रोविज़न है, और हमको क्योंकि टैक्स पेबल पूछा है, तो टैक्स पेबल में इसमें एडवांस टैक्स और टीडीएस माइनस करना पड़ेगा, तो टैक्स पेबल इज इक्वल टू टैक्स पेबल अगर हम निकालें तो टैक्स अमाउंट हमारी आ गई, ये तो निकाल ही लिया हमने, माइनस टीडीएस, टीडीएस कितना है देखिए जरा, टीडीएस काटा है इन्होंने 51,00,000,
89,000 एंड एडवांस टैक्स इसने जमा किया है 5,30,000। ये दोनों को जोड़कर माइनस कर देते हैं तो 51,89,000 प्लस 5,30,000 टोटल आ गया आपका 57,19,000। ये माइनस अगर हम कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा टैक्स पेबल माइनस 57,68,530 से माइनस कर दीजिए तो यू विल गॉट 49,530 रुपीज़, जिसको इस 27 जुलाई को पेड करने वाला था टैक्स पेबल। 49,530। अब इस ऑप्शन में देखिए 49,530 सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बच गया फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल अंडर सेक्शन 234B। अभी 234B ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। अब कुछ स्टूडेंट जो पूछते हैं ना सर सेक्शन याद करना जरूरी क्या। अब इस क्वेश्चन को देखिए, कुछ सेक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर 234B और तो कुछ लिखा ही नहीं। अब मेरे को पता ही नहीं सेक्शन से, तो मैं नहीं समझ पाऊंगा इसमें। 234B जो है वो एडवांस टैक्स 90% भी अगर आप अचीव नहीं कर पाएंगे तब लगता है, और वो असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल से लगता है। कब तक लगता है? जब तक पेमेंट होता है, पर मंथ 1%। तो ये आप जाके चेक कीजिएगा। इसलिए मैं आपको क्लास में कुछ सेक्शंस बताता हूँ कि भाई ये सेक्शन आपको जरूर याद करना है, इस एरिया में कुछ सेक्शन याद करना है। पूरा जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ 10-12-20 सेक्शन है, 10-12 सेक्शन वो याद रहने चाहिए हमको। तो अब देखिए यहाँ पर 234B का एडवांस टैक्स का क्या नियम है, तो मैं यहीं पर वर्किंग आपको बता दूं। एडवांस टैक्स कितना जमा करना चाहिए था, तो एडवांस टैक्स शुड बी डिपॉजिटेड टैक्स पेबल माइनस टीडीएस। तो टैक्स पेबल माइनस टीडीएस, देखिए टैक्स पेबल हमारा 57,68,530 माइनस टीडीएस है, काट लिया था जो उसने 51,89। तो ये आ गया आपका 57,68,530 माइनस 51,89। तो ये आ गया मेरे पास फिगर 5,79,530। इतना एडवांस टैक्स जमा हो जाना चाहिए था, या एटलीस्ट इसका 90%। अब इसका अगर मैं 90% निकालता हूं तो इंटू 90% कितना आ रहा है? ये आ रहा है 5,21,577। देखिए एक्चुअल एडवांस टैक्स कितना जमा किया, एडवांस टैक्स एक्चुअल डिपॉजिट क्वेश्चन में एक्चुअल डिपॉजिट हमने लिखा था ऊपर, यस 5,30,000। तो एक्चुअल डिपॉजिट है 5,30,000। तो भैया जितना 90% अचीव करना था, ठीक है, उससे तो हमने ज़्यादा ही कर दिया। तो यहाँ पर फिर 234B का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, नील इज अ करेक्ट आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है, क्योंकि उसने 90% अचीव कर लिया। अब कई स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं, गड़बड़ करेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको पहले से। वो क्या निकालेंगे कि भाई देखो, पहले तो एडवांस टैक्स इसमें अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने का लगना है, 1 महीने का 1% मतलब 4%। अब कई क्या करेंगे, अगर ये 90% आपने चेक नहीं किया, आपने केवल ये देख लिया कि सर इतना होना चाहिए था और इतना जमा किया, डिफरेंस कितना आ रहा है 579,530 माइनस 530, मतलब आपने 49,530 कम पेड किया है। तो इसका अगर आप 4% निकालोगे ना, तो बाकायदा ये देखिए ये ऑप्शन दिखेगा आपको, गलती कर जाओगे। 90% अचीव कर लिया इसने। पॉइंट समझ में आ रहा है। सो फ्रेंड्स, मैं केवल ये एक क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करने वाला था और आपको ये मैसेज देने वाला था कि आपको डिटेल और थॉरो रिवीजन क्यों ज़रूरी है। स्टडी मटेरियल से एक एक पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से नवंबर एग्ज़ाम को क्रैक करना, टिप्स दूंगा। तो बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, देखिए आपकी कितनी तैयारी आज हुई है वो तो बहुत अच्छी बात है,
याद रखना, जिस एरिया की तैयारी अब अच्छी नहीं हुई तो उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाइए। आप इनकम टैक्स को प्रैक्टिकली सॉल्व कीजिए, थ्योरी में अब मत जाइए। अब आपको केवल समरी से अपने प्रोविजन को रिकॉल करना है, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर हेड्स ऑफ इनकम और असेसमेंट ऑफ टोटल इनकम की भी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई तो बाकी छोटे छोटे चैप्टर है आराम से कवर हो जाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़कर आपको इंस्टीट्यूट पहले क्वेश्चन में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में किस तरीका लेवल चाहती है आपको समझ में आ रहा है। तो इसीलिए मैं क्लास में पूरे स्टडी मटेरियल के लाइन टू लाइन रीडिंग करवाता हूँ बच्चों को। और एक चीज़, अपने खुद के नोट्स बनाना चाहिए। मतलब अपने नोट्स बनाने से क्या होता है, जब हम पूरा पढ़ते हैं ना तो हमको माइंड में, बैक ऑफ माइंड में काफ़ी सारी डिटेल हमको जाती रहती है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये 45 मिनट्स का लेक्चर पसंद आया होगा, इससे आपका नॉलेज इन्हेंस हुआ होगा। अगर आपको लगता है कि मेरी वर्किंग में आपको फ़ायदा मिला है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप और क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं और किस टाइप का वीडियो और चाहते हैं। तो कमेंट में ज़रूर आपके, देखिए आपके कमेंट आते हैं ना, हमारा उत्साहवर्धन होता है, हमको लगता है कि हम और मेहनत करें इसमें। तो कमेंट ज़रूर डालिए आप क्या डालना है। और एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि आगे और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं ना जो सीए कर रहे हैं, दूसरे सिटीज़ में फ्रेंड कर रहे हैं, तो उनको प्लीज़ इसको शेयर कीजिए वीडियो को, तो इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और ये पार्ट 1 है, उसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से मैं इसमें और इन्हेंस करूँगा। मेरा पर्पज़ यहाँ पर आरटीपी सॉल्व करना नहीं है, आरटीपी को एक बेस रखकर आपको एक नॉलेज इन्हेंसमेंट देना है। ओके फ्रेंड्स, तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को बहुत ही प्रेमपूर्वक सीखने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।